नमस्कार मित्रों, मैं वेद प्रकाश आपका अपने चैनल SRG अकेडमी में स्वागत करता हूं। और हम लोग यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को लेकर मैथ की एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज कर रहे हैं, जिसके सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप इन्हें बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें और साथ ही साथ चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक, तो यही सवाल है, आप पढ़ाई शुरू कर दें। जो भी लड़के नहीं पढ़ रहे हैं, फिर वो बाद में पेपर उधर पेपर दे के जब आते तो फिर उनका मुंह अच्छा नहीं होता, देखने लायक नहीं होता। और जो हमेशा पढ़ाई करते रहते हैं, फिर उनका मुंह, चाहे उधर जाएं पेपर देने जाएं ना देने जाएं, जिन्हें जो पढ़ाई करते हैं तो वो अंदर से उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। जो पढ़ाई नहीं करते, एग्ज़ाम आया केवल पढ़ाई शुरू कर दी, 1-2 महीने पढ़ लिए और चलो एग्ज़ाम देने पूरी करवा ली, कल उससे कोई लेना देना नहीं। आप पढ़ाई करते रहिए। जो ये नहीं आप 50 लाख फॉर्म पढ़े तो 50 लाख लड़के पढ़ेंगे। 50 लाख लड़के कभी नहीं पढ़ते, उसमें 10-5% पढ़ते, 1-2 लाख लड़के, उन्हीं में कंपटीशन होता। बात बाकी तो सब ऐसे ही भीड़ बढ़ाने वाले होते हैं। तो हम सिर्फ उन लोगों को बता रहे हैं जो उसमें से 10-5% पढ़ने वाले हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं। बाकी 50 लाख के लिए ये नहीं बता रहे हैं। 50 लाख वाले तो वो एग्जाम की आखिरी रात में पढ़ लेते जाके। आप जो लोग पढ़ते उन्हें अच्छे से पढ़ते रहिए। मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीएस है, जितने भी एग्ज़ाम सब्जेक्ट हैं, सारे के सारे अच्छे से अच्छे कवर करते रहिए। एग्ज़ाम जैसे ही इलेक्शन निपटेगा, वैसे ही किसी दिन तारीख आ जाएगी, फिर 10-15 दिन मिलेंगे। फिर नहीं बोलना कि तैयारी नहीं कर पाई, एग्ज़ाम आगे बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे तमाम बहाना बनाते हैं। चलिए, आप पढ़ाई करते रहिए और चैनल को देखते रहिए। आपको बढ़िया से बढ़िया गारंटी है ये चीज़ की, आपको मैथ में दिक्कत नहीं आएगी। आप कंटिन्यू जुड़ते रहिए। जीएस के भी टीचर हैं, रीजनिंग के भी बहुत जल्दी टीचर, या हम खुद रीजनिंग पढ़ाएंगे, हिंदी, सारे विषय के एक एक करके टीचर आते जाएंगे। चलिए देखिए, पहला सवाल है कि सवाल है पहला कि भैया कोई संख्या है 8, 15, 16, 21 और 5 से पूरी तरह विभाज्य होने वाली 5 अंकीय सबसे 5 अंकीय संख्या बताओ। सबसे बड़ी पूछी 5 अंकीय संख्या जो 5, 8, 15, 16, 21, 5 से पूर्णतः विभक्त हो। इसके दो तरीके होते हैं सवाल लगाने के लिए। सबसे पहला तरीका तो आपको ये कि अब ये जितनी भी संख्याएं हैं, इन सबसे इन संख्याओं को भाग दिलवा के देख लीजिए। जिसमें सभी संख्याओं का भाग चला जाए वही आंसर होगा। कभी कभी ऐसा होता कि इनमें कभी कभी 2 में चला जाता। ठीक, तो एक तरीका इसका जो बेसिक से होता, तो इन संख्याओं का जो भी हैं ये संख्याएं 5, 8, 15, 16, 21, 15, 16, 21, आप इनका निकालिए एलसीएम। जब इनका आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 1680। अब निकाल लेना, इनका एलसीएम कितना आएगा 1680। अब 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती 99, 99, 9। ठीक, 99,999। अब 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो है, इनके एलसीएम लासा से भाग दिलवाइए, लासा से भाग दिलवाइए। ठीक, यही कट जाए तो यही होगी, ये तो ऑप्शन में है नहीं, जो जाहिर सी बात कुछ कम बचेगी। तो ये हो जाएगा 16×5 = 80। 5 का गुणा कर दीजिए, 5 8 40, 5 छक्का 30, 4 34, 5 एकन 5 और 3 8, 8400 घटा दीजिए। 9 9 9 से 4 घटे 5, 9 से 8 घटे 1, उतार लेंगे 9। ठीक, अब ये 16 का भाग आप 159 दीजिए, 16 नेमा 144 होता। ये 9 का पूरे में गुणा करिए, 9 0, 9 8 72, 9 6 54 और 7 61, 9 1 9 और 9 6 15, हासिल के 6 थे। ठीक, घटा दीजिए, कितने बचे 9, 9 से 2 घटे 7, 9 से 1 घटे 8। अब आप देखें कि जो 879 हैं ये बच गए। अगर ये 879 इस संख्या में ना होते तो ये यहाँ पे जो संख्या होती वो इससे, इनके लासा से पूर्णतः विभक्त होती। इनसे, इनके लासा से जब विभक्त होती तो इनसे भी अलग अलग विभक्त होती। तो हम ये 879 आप इससे घटा दीजिए। 99 99 9 से 99 99 9 से 879 घटा दीजिए। 879 घटाएं तो 9 से 9 घटे 0, 9 से 7 2, 9 से 8 1, 99 100
120, 99 120 5 अंक की यही सबसे बड़ी संख्या है जो इनसे पूर्णतया विभक्त है। इसके दो तरीके थे, आपको यही बेसिक से तरीका लगाना, उसमें बहुत टाइम लगेगा और कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि 300 और 500 के बीच, 300 और 500 के मध्य की उन संख्याओं का योग बता कितना होगा जिन्हें 6, 12, 16 से विभक्त करने पर शून्य शेषफल बचे। मतलब 6, 12, 16 से पूर्णतया विभक्त हों। जब 6, 12, 16 से पूर्णतया विभक्त होंगी तो 6, 12, 16 के एलसीएम 48 से भी पूर्णतया विभक्त होंगी। अब हमें करना क्या है, 300 नहीं चाहिए, 500 नहीं चाहिए, इनके मध्य की संख्याएं चाहिए। तो हमें सबसे पहले 300 से ज़्यादा, मतलब 300 से थोड़ी बड़ी संख्या ऐसी निकालनी है जो 48 से पूर्णतया विभक्त हो, और फिर 500 के बाद वाली निकालनी। तो हम कैसे देखें, जैसे हम देखें कि 48 का अगर हम 10 बार गुणा करें, 10 बार गुणा करें तो 480 होगा। 480 300 से 180 ज़्यादा है, तो 10 बार में भी ज़्यादा होगा। 9, 8, 7 बार में हो जाएगा। 7, 7 अट्ठे 56 और 7 चौक 28, 5 33, 336। आप देख लीजिए, आप 336 जो है 300 से बड़ी है, पहली संख्या मिल गई। दूसरी जो होगी आप उसमें 48 ऐड करके देख लेंगे, तीसरी, चौथी। अब 500 के करीब वाली देख लीजिए, 500 से पहले वाली संख्या जो 48 से पूर्णतया विभक्त हो। अगर ना समझ में आए तो आप 500 में 48 का भाग दीजिए। 500 में 48 का भाग देंगे, 48 एकन 48, जल्दी दीजिए। 2 बच्चे 20, 2 बच्चे 20, 10 बार भाग गया 480। मतलब अगर 20 इससे घटा दीजिए 580, तो कौन सी संख्या बनेगी, 480 संख्या जो है 500 से पहले, जस्ट पहले ऐसी है जो 6, 12, 16 से विभक्त होगी, क्योंकि इनके लासा से विभक्त है। ठीक, अब पहली संख्या आपको पता कितनी, 300 से बाद वाली 336 है, 500 से पहले वाली 480 है। अब कितनी है ये चीज़ चाहिए, तो आपको पहली संख्या पता और आखिरी संख्या पता। तो सबसे पहले आपको समांतर श्रेणी वाले फार्मूला से टीएन निकालना है। टीएन मतलब टोटल नंबर निकालना है। तो इसमें होता है लास्ट माइनस फर्स्ट। लास्ट है आपकी 480, फर्स्ट है 336 बटे डिफरेंस। अब डिफरेंस कितने का है, 48 का प्लस 1। आप यहाँ से संख्या निकाल लीजिए, तो ये बचेंगे 10 से 6 घटे 4 और 7 से 3 घटे 4, 7 से 3 घटे 4 और 4 से 3 घटे 1, 144 बटे 48 प्लस 1, 48 त्या होता है, 3 1 4। मतलब 300 और 500 के बीच 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 6, 12, 16 से पूर्णतया विभक्त होंगी, क्योंकि इनके लासा से विभक्त हैं। अब इनका चाहिए वो योग बराबर होता है एन बराबर n/2, n टोटल नंबर कितने 4, n/2 इंटू 2a का मतलब फर्स्ट नंबर कौन सा है, ए। तो 2a जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 336, 672। 336 का मतलब डबल करेंगे 2a 672, 2a प्लस n है 4, 4 माइनस n माइनस 1, 4 माइनस 1 करेंगे तो 1, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 और इंटू डी मतलब 48 डिफरेंस। आप जोड़ दीजिए, 48 यहाँ 144 और 672 आपने तुरंत जोड़े तो 4 और 2 6, 7 4 11, 6 1 7 1 8, 816 गुणा में 402। ठीक, 2 दूनी 4, 816 दूनी होगा 1632। ऐसे करके थोड़ा अच्छा सवाल था, क्योंकि 300 और 500 के मध्य की संख्याएं चाहिए जो 6, 12, 16 से पूर्णतः विभक्त हों। तो 6, 12, 16 से विभक्त करने के लिए इनके लासा से विभक्त करनी पड़े। तो पहले हमें 300 के बाद वाली, 300 के जस्ट बाद वाली और 500 के जस्ट पहले वाली संख्या, ऐसी संख्या चाहिए जो 48 से विभक्त हो। ये चीज़ आपको मैथ में आनी चाहिए। अगला है दो संख्याएं 5:11 के अनुपात में है। दो संख्याएं 5:11 के अनुपात में है। अब संख्याएं 5:11 के अनुपात में, एक 5x रख लीजिए, एक 11x रख लीजिए। उनका मासा कितना है, मासा है 24। अब यहाँ पे 5 और 11 का मासा कितना होगा, केवल x बराबर 24। तो संख्याएं कितनी, 24 पंचे 120 और 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 4 26, 264। संख्याओं का योग चाहिए 120 264, तो मतलब 4 6 2 8 और 2 1 3, 384। छोटा सवाल है। अगला, दो संख्याओं का योगफल 1215 है। दो संख्याओं का योगफल 1215 है, मासा 21 है। यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच में है तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग चाहिए। सबसे पहली बात, संख्याओं का योग नहीं चाहिए, संख्याओं के व्युत्क्रम का योग चाहिए।
तो संख्याओं के जैसे कोई संख्या x है, इसका व्युत्क्रम 1/x, कोई संख्या y है, इसका व्युत्क्रम 1/y। अब इनके व्युत्क्रम का योग कितना होगा? 1/x प्लस 1/y। एलसीएम कितना होगा? xy। उसके बाद में एलसीएम xy, और ये जब ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई, आपको x प्लस वाई और बटे x प्लस वाई और नीचे xy की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो हमें ऐसी मतलब संख्याएं ढूंढनी जिनका मासा 81 हो, संख्याओं का योगफल 1215 हो, और संख्याएं 500 और 700 के बीच की चाहिए। शर्त यही है, संख्याएं 500-700 के बीच की चाहिए। ठीक, तो करना क्या है कि जब संख्याओं का मासा 81 है, आपको एक चीज़ आनी चाहिए। अगर कोई सी संख्या, जैसे दो संख्याएं हैं, एक 4 एक 6, अगर इनका मासा 2 है, 2 इसका फैक्टर है, 4 का फैक्टर इसका फैक्टर, जो मासा है वो संख्याओं का फैक्टर होता। ठीक, सीधी सी बात। अगर एक संख्या में x रख लें, दूसरी y रख लें, अब x y का फैक्टर, दोनों का मासा 81 है, तो x का भी फैक्टर 81 है, y का भी फैक्टर 81 है। तो मतलब ये हुआ कि x में 81 है इंक्लूड, y में भी 81 इंक्लूड है। ठीक, तो ये हो जाएगा 81x इंटू 81y, योग दिया गया 81x प्लस 81y बराबर 1215 योग दिया गया। आप 81 यहाँ से निकाल दीजिए, बचे कितना? x प्लस वाई बराबर 1215। 81 काट लीजिए, 9 नेम 81, 9 एकन 9, 3 31, 9 3 27, 4 9 5 45, 9 से काटे 135, 15 होता। ठीक, अब ये बचा आपका x प्लस वाई बराबर कितना है? 15 है। अब बस आपको थोड़ा ध्यान देना कि जैसे दो संख्या, मतलब ये संख्याएं x प्लस वाई बराबर कितनी आई? 15। 15 के दो ऐसे फैक्टर ढूंढिए जिनका मासा 1 हो और योग 15 हो। तो सबसे पहले हमने देखा कि एक, जैसे दिमाग में आएगा 14 1 15, 14 और 1 का मासा 1 और दोनों का योग 15। दूसरी चीज़ और देखें, जैसे 11 और 4 15, 8 और 7 15, बस इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अगर आपसे सवाल में पूछा जाता ऐसी संख्याओं के संभव जोड़े बताओ, ऐसी संख्याओं के संभव जोड़े बताओ, तब संख्याओं के संभव जोड़े कितने होते? 1 2 3। संभव जोड़े कितने होते? 3 होते। अब संख्याएं चाहिए 500-700 के बीच में। अब आप समझिए, जैसे संख्याएं आपकी थी 81x और 81y है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू आपने 14 रख ली, तो ये संख्या कितने बनेगी? 14 1 14 और 14 8 112 और 113, 1134 बनी। क्या 1134 500-700 के बीच में है? नहीं, तो फिर आपको ये वाला छोड़ना पड़ेगा। तो फिर 11 4 वाली अगर 11 की वैल्यू रखते तो 11 1 11, 11 8 88 और 1 89, 891, 500-700 के बीच में। तो फिर 8 और 7 की वैल्यू रख लीजिए। x और y की, x 81x और 81y की वैल्यू कितनी रखनी? 8 और 7। जब वैल्यू 8 रखेंगे तो ये होगा 8 1 8 8 64, 648। दूसरी चीज़, अब 7 रखेंगे, 7 1 7 7 8 56, 567, 648 567, 500-700 के बीच की दोनों संख्याएं हैं। ठीक, अब इनका क्या चाहिए? इनका चाहिए व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम का योग मतलब x प्लस वाई चाहिए बटे xy चाहिए, x प्लस वाई चाहिए बटे xy चाहिए। तो x प्लस वाई मतलब 648 567। जब इन्हें जोड़ेंगे 8 7 15, 8 और 7 15, 5 और 6 11, 7 और 5 12, 1215। नीचे xy मतलब 648 गुणा में 567, ये चाहिए। आप जब इसको सरल करेंगे तो आपका आंसर आएगा, शायद ये है 5/1188 या 5 बटे, मतलब कोई है, चलिए चेक कर लेते हैं। 3 से काट लीजिए, 3 3 9, 0 तिपचे 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 1 तिछाक 18। दूसरी चीज़, अच्छा 3 से कट गया, 3 एकम 3, 5 3 8, 3 से नहीं 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, और नहीं 5 से भी नहीं कटना अब ये नीचे, तो 3 चौको 12, 0 तिपचे 15, 4 5 9, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 1 10, 3 3 9, 1 तिपचे 15, 3 से 3 7 21 और 3 दूनी 6 72। 9 से काट लीजिए, 9 8 72, 9 से काटे 15, 7 6 13, 5 18, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 2 बचे 26, 3 8 24, 2 3 नेम 27, ऊपर 5 नीचे 8 गुणा 189, तो होगा 8 नेम 72, ये वाला होगा 8 नेम 72।
आप कर लीजिए, बहुत सरल सा है, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन है, थोड़ा मतलब एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये कोई हमने अपनी मर्जी से नहीं छाप दिए, हमने ऐसा नहीं किसी मतलब मर्जी से छाप दिए हों, ये किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। अगला देखिए, 40 और 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। 40 और 80 के बीच मतलब कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं? 41, 43, 47, 53, 59, 61 और 67, 71, 73 और 79, ये संख्याएं हैं। कितनी हैं? 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10 हैं। इन्हें सब को जोड़िए और 10 से भाग दे दीजिए। जोड़ने का मतलब 10 से भाग देने का मतलब हो गया बटे 10। अब जोड़ेंगे तो 9, 9, 3, 12, 1, 13, 7, 20, 20, 1, 21, 9, 30, 30, 3, 33, 7, 40, 3, 43, 1, 44, लास्ट में 4 चाहिए, लास्ट में 4 चाहिए, ये 2 नहीं है, 44 हासिल के 4, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 16, 5, 21, 5, 26, 6, 32, 6, 38, 7, 45, 7, 52 और 52 और 7, 59, 59 मतलब 594 और एक बिंदु एक दशमलव डाके 59.4 आंसर होगा। चलिए अगला, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत यम है। अगली 5 संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं, अगली 5 संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा? चलिए, 5 क्रमागत सम संख्याएं, 5 क्रमागत सम संख्याओं का मतलब सम संख्या सबसे पहले 2, 4, 6, 8 और 10, ये 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। अब इनका हमने कल बताया था कि जब अगर संख्याएं विषम संख्या में लिखी, 5 लिखी तो 2 इधर 2 इधर लगातार लिखी तो एवरेज बीच की संख्या है। ठीक, अब अगली 5 संख्याएं शामिल कर ली जाए, बोल रहे अगली 5 सम संख्याएं शामिल कर ली जाए तो 12, 14, 16, 18 और 20 शामिल कर लेंगे। अब संख्याएं आपकी हो गई 10, संख्याएं हो गई सम, सम का मतलब 10, मतलब ये हो गई टोटल 5, 5, 10, ये सम है। ठीक, तो जब ऐसी कंडीशन हो तो पहली संख्या और आखिरी संख्या जोड़ के बटे 2 कर दीजिए, 20, 2, 22 और बटे 2, एवरेज कितना होगा? 11। पहले एवरेज कितना था? 6, तो एवरेज में कितनी वृद्धि हुई? 5। अगर पहले ये 5 था, m था, अगर m था तो अब m+5 होगा, m+5 होगा। सरल सा सवाल है। अगला सवाल देखो, ABC के बीच 6342 रुपया को बांटना है, 6342 रुपया को बांटना, इनका अनुपात है 8, 6, 4, 3। अब जोड़ लीजिए, भाग दे दीजिए, बी और डी के हिस्सों का अंतर चाहिए तो 4, 3, 7, 8, 15, 6, 21, 8, 6, 4, 12, 3, 15, 6, 21, 21 की वैल्यू है। अब देख लीजिए, 21 ત્યાં 63, 21 दूना 42, 21 ત્યાં 63, 0, 21 दूना 42, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 2। अब आपको चाहिए किसका? बी और डी के हिस्सों का अंतर, बी मतलब 4 और डी मतलब 6, अंतर कितना? 2, एक यूनिट की वैल्यू 2, तो 2 की कितनी? एक यूनिट की वैल्यू 302, तो 2 यूनिट की वैल्यू 604 होगी। अगला, किशोर का प्रदीप से, एक किशोर प्रदीप, ठीक देख लीजिए अनुपात, जैसे ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, वैसे वाला किशोर का प्रदीप से और प्रदीप का संदीप से, प्रदीप का संदीप से, किशोर प्रदीप का 5, 11 है, आप 5, 11 रख लीजिए। प्रदीप और संदीप का 6, 14 है, 6:14। सवाल पढ़ने मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल भी पढ़ेंगे, सवाल मिलता जाए लगाते चलिए, उसमें क्या पढ़ना, एक बार पढ़ें फिर एक बार सोचें उस पर, उतने में सवाल लग जाएगा आपका। जितनी देर आप सोचेंगे सवाल है क्या, इससे मतलब नहीं, आप पढ़ते जाइए लगाते जाइए, अगर मैथ आती तो, नहीं तो फिर घर पे बैठिए, बहुत अच्छा है, नौकरी आपके लिए नहीं बनी। अगर आप एक बार सवाल पढ़ेंगे फिर एक बार सोचें किस पेन से लगाएं, नीले से, हरे से, काले से, गोरे से, ठीक, उससे फिर तो लग गया। आप सवाल पढ़ते जाइए लगाते जाइए। भैया आज के दौर में अगर सरकारी नौकरी लेनी है तो सबसे हट के सोचना पड़ेगा। आप एक बार सवाल पढ़ेंगे और फिर उस पर आप ट्रिक सोचेंगे, उस पर आप शॉर्ट मेथड सोचेंगे, तब फिर हो गया काम। आप पढ़ते जाइए लगाते जाइए। जैसे किशोर प्रदीप 5, 11, प्रदीप और संदीप 6, 14 है, 6, 14, 6 इधर बढ़ा लीजिए, 11 इधर, 6 पंचे 30, 11 छक्का 66, 14 एकन 14, 14 एकन 14, 1 15, 154, 3 से काट लीजिए, 3 10, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 3 2 से काट लीजिए, 15, 3 3, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, अब नहीं कटेगा, 77, 15 और 33, ये इनका अनुपात आया। पूछ क्या रहे, यदि किशोर के पास 570 है, किशोर कौन है? के, 15 बराबर 570,
किशोर के पास 570 हैं, किशोर के पास 570 हैं। किशोर यही तो है। आपने 6 30, 6 14 है, 6 30, 11 छक्का 66 और 14 एकन 14, 14 एकन 14, 1 15, 2 से काटे 15, 2 6, 2 6, 2 7 14, 2 7 14, 15 बराबर 570, 15 ત્યાં 45। देखिए 15 बराबर 570 हैं तो 1 बराबर 15 ત્યાં 45, 12 15 8 120। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 38 आई। तो संदीप के पास कितने रुपया हैं? संदीप यस वाले 77। 77 में आप 38 का गुणा कर दीजिए। 77 में 38 का गुणा कर देंगे। जब 77 में 38 का गुणा करेंगे 8 7 56, 6 सब में लास्ट में है। ठीक, तो 8 7 8 56, 7 यहाँ 21, 21 5 26, फिर 6 1 2 जोड़ दीजिए, 6 6 1 7, 2 1 3 3 33 76, नहीं 7 8 56, 7 7 यहाँ 21 5 26, ये गलत है। 7 8 56 और 7 यहाँ 21 5 26, फिर 6 6 2, तो 6 और 6 6 12, 6 2 8 1 9 और 2 29 26, 29 26। अगला, 5 सदस्यों के परिवार की औसत उम्र 9 वर्ष पहले उतनी मतलब 33 थी। 5 सदस्यों के परिवार की औसत उम्र 9 वर्ष थी। 5 सदस्यों के परिवार की औसत उम्र 9 वर्ष पहले कितनी थी? 9 वर्ष पहले 33 थी। तो उस टाइम इनका योग कितना होगा? 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 1 16, 165 है, 9 वर्ष पहले है। अब अगर वर्तमान में आएंगे तो 5 सदस्यों की उम्र 9 साल बढ़ेगी, 9 अपना 45 साल बढ़ जाएगी। तो 165 और 45 जुड़ के 5 5 10, 6 4 10 11, 210 है। जो पुराने वाले 5 सदस्य हैं उनका वर्तमान योग 210 है। अब कह रहे कि अब 3 नए सदस्य जुड़ जाते हैं जिनकी आयु 8 वर्ष के लगातार अंतराल के साथ आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में है। परिवार की वर्तमान औसत उम्र उतनी ही है जितनी 9 वर्ष पहले थी। मतलब 5 तो पहले थे और 3 और जुड़ गए। अब कितने बंदे हो गए परिवार में? 8। और एवरेज उनका आज भी उतना ही है जितना पहले था, मतलब 33 था। तो 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24 और 2 26। जो पहले 5 थे उनकी इस टाइम उम्र कितनी है? 210। जो मतलब टोटल नए और पुराने मिलाकर कितने? 264। अगर हम पुराने मतलब सभी से पुराने वाले घटा दें, मतलब 210 आप घटा दीजिए तो कितने बचेंगे? 4 5 54। जो 3 नए सदस्य आए उनकी कुल उम्र है 54 साल। तीनों की है 54 साल। ठीक, तो पूछ रहे हैं परिवार में सबसे बड़े सदस्य की उम्र बताइए। सबसे बड़े 8 वर्ष का अंतर है। 8 वर्ष का अंतर का मतलब अगर एक की उम्र x है तो एक की 8 ज़्यादा होगी और एक की 16 ज़्यादा होगी। इन तीनों का योग मतलब 3x + 16, 3x + 16 बराबर कितनी है? 54। ठीक, अब 14 से 6 घटे 8, 14 से 6 घटे 8 और इधर बचे हैं 4, 4 से 1 घटे 1 2 3, 16 8 24 होगा। ये x + 8 है। 1x 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 3x + 16 8 24 बराबर 54। 54 इधर घटेंगे जाके, जब 24 घटेंगे जाके तो 4 से 4 0, 5 से 2 3, इधर 3x बराबर 10, x बराबर 3x बराबर 30, x बराबर 10। अब छोटे सदस्य की उम्र कितनी है? 10 8 18 8 26। उसमें नए सदस्य की उम्र पूछी। आप इसको एक और तरीके से लगा देख सकते थे कि आपको पता कि 3 व्यक्ति हैं, 8 वर्ष का उनका अंतर है और एवरेज कितना है? एवरेज है 54। आप 3 संख्याएं लगातार दी हूँ, समान अंतर से दी हूँ, तो उनमें 3 से भाग दीजिए, एवरेज कितना आएगा? बीच का। ठीक, तो बीच का मतलब अब ये बीच का सदस्य है। एक इससे 8 वर्ष छोटा होगा मतलब 10, एक इससे 8 वर्ष बड़ा मतलब 26। आपको फिर ये करने की झंझट नहीं रहती, आप इससे कर सकते थे। आपको आनी चाहिए सवाल कैसे भी, चलिए उतना करना पड़ेगा, फिर ऐसे कर लेते। आगे कौन है? फातिमा अहमद की उम्र का अनुपात 3:8 है। 3:8 है। आप 3x रख लीजिए, 8x रख लीजिए। उनकी उम्र का योग 44 है। 8 3 11x बराबर 44, 8 3 11x बराबर 44, x बराबर 4 है। पूछ रहे उनकी उम्र का अंतर 8 और 3 का अंतर 5, 5x और x की वैल्यू 4, अंतर 20, अंतर 20 साल। अगला है ए बी एक व्यवसाय में भागीदार हैं। ए बी से 3 लाख रुपया अधिक लगाता है। बी
अपनी पूंजी 7.5 महीने के लिए लगाता है, जबकि ए अपनी पूंजी बी से 2.5 महीना अधिक के लिए लगाता है। ठीक है, बी का हिस्सा 6.25 लाख रुपया के कुल लाभ में ए के हिस्सा से 1,25,000 कम है, 1.25 लाख रुपया कम है, तो बी द्वारा निवेश की गई पूंजी बताओ। तो आपको इस सवाल को थोड़े अच्छे से समझिए। टोटल लाभ आपका दिया 6,25,000, आप समझ लीजिए कि टोटल लाभ 6,25,000 है। उसमें बी का हिस्सा ए के हिस्सा से 1.25 लाख कम है। अगर किसको ए को एक्स मिला तो उसको 1.25 लाख कम, मतलब 1.25 लाख कम, ये दोनों का लाभ मिलके 6.25 लाख है, 6.25 लाख है। तो यहाँ से x प्लस एक्स 2x, ये बराबर, ये माइनस के उधर प्लस के हो जाएंगे, तो 1.25 जुड़े तो 5 5 10, 2 2 4 1 5 6 1 7, x बराबर निकालेंगे 3 दूनी नहीं 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, x बराबर कितना आ गया 3.75। मतलब क्या हुआ कि ए का लाभ कितना है 3.75 और बी का लाभ इससे 1,25,000 कम, तो 5 से 5 0, 7 से 2 5, 3 से 1 2, 2,50,000, 2.50 लाख। अच्छा, इनके लाभ का अनुपात कितना है आप काट लीजिए, 25 10 और 25 1 25 12, 25 5 125, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 अनुपात। इनका जो लाभ है वो 3:2 के अनुपात में है। इनका जो लाभ है 3:2 के अनुपात में है, तो लाभ को आप रख लीजिए 3/2। अब इनका लाभ होता क्या, पूंजी गुणा समय। अब आप इधर समझिए, ए और बी व्यवसाय में भागीदार ए बी से 3 लाख अधिक निवेश करता है, ए बी से 3 लाख अधिक निवेश करता है। अगर बी ने कुछ रुपया निवेश किए, बी ने कुछ रुपया निवेश किए, बी की टोटल पूंजी अगर पी है तो ए की टोटल पूंजी कितनी होगी P + 3, ये लाख है, P लाख, P + 3 लाख है। अच्छा, समय के बाद ए अपनी पूंजी बी से 2.5 महीना अधिक निवेश करता है, ठीक, और बी अपनी पूंजी 7.5 महीना तक, बी की पूंजी कितने महीना तक 7.5 महीना तक, और इसको 2.5 महीना अधिक, तो इसकी पूंजी 10 महीना तक रहेगी, 10 महीना तक रहेगी। ठीक, अब जब 10 महीना तक रहेगी तो यहाँ से दशमलव हटा के इनको गुणा कर लीजिए, 25 × 75, 25 चौको 100, 25 चौको 100, आप इसमें गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8p + 24 बराबर 3 × 9p। ठीक, अब 8p उधर गए तो p बराबर कितना आ गया 24। पूछा क्या है, पूछा है कि बी द्वारा निवेश की गई पूंजी बताओ। बी की पूंजी p रुपया थी और p की वैल्यू कितनी आई 24 लाख आई, बी की पूंजी 24 लाख आई। कुछ नहीं, पहले लाभ का अनुपात निकाल लीजिए, चूंकि लाभ में थोड़ा झंझट कर दी तो फिर वैसे उनका लाभ और पूंजी गुणा समय करवा दीजिए। अगला है, ए बी सी ने क्रमशः 1,37,500, 1,62,500 और 1,87,500 का निवेश व्यवसाय शुरू किया। ए काम करने वाला साथी है, मतलब मेन आदमी है, और लाभ का 20% काम भत्ते के रूप में प्राप्त करता है। उनके निवेश शेष राशि उनके निवेश के अनुपात में बांट दी जाती है। कुल लाभ 2,19,375 है, 2,19,375। देखो, सबसे पहले तो 2,19,375 का 20% आप ए को रिजर्व कर दीजिए, तो 2,19,375 का 20% का मतलब 1/5, 1/5 कितना होगा, ये होगा 5 चौको 20, 5 चौको 20, 1 19, 5 3 15, 4 43, 5 40, 3 37, 5 7 35, 2 55 25, 43,875 आप ए के लिए मतलब छोड़ दीजिए। बाकी जो पूंजी है वो इनकी, मतलब बाकी जो लाभ है इनके पूंजी के अनुपात में आपको बांटना है। तो अब जब 2,19,375 से 43,875 घटेंगे तो बचेगा कितना, 43,875, 43,875 आप घटा दीजिए, ये बचेगा 5 से 5 0, 7 से 7 0, 13 से 8 5, 8 से 3 5 और 8 से 3 5, और ये बचे 21 से 4 17, 21 से 4 घटे 17 बचे। अब जो ये लाभ बचा, ये इनकी पूंजी के हिसाब से इनका लाभ का अनुपात कितना होगा, इनके लाभ का अनुपात आप निकाल लेंगे 1,37,500, बी का है 1,62,500, 1,62,500
500। सी का है 1,87,500, 1,87,500। इनका अनुपात होगा तो 500 500 की बिंदी खत्म, 500 500 की बिंदी खत्म। 25 से काटिए, 25 पंचे 125, 12, फिर 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 12, 25 पंचे 125, फिर 25 सत्ते 175, 12, 25 पंचे 125, 5 से काट लीजिए 11, 5 से काट लीजिए 11, 13 और 15, 15 13 28 और 11 39, 39 यूनिट की वैल्यू जो है वो ये है। 1 यूनिट की वैल्यू आप 13 से काट दीजिए, 13 त्या 39, 13 त्या 39। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये ऐसे ही कैसे पता चल गया कि 39, क्योंकि जो सवाल दिए जाते हैं भैया कहीं ना कहीं ये संख्या उससे कट रही। देखिए आंसर आपके जो है ऑप्शन है सेफ है, दशमलव में नहीं, तो 100% ये संख्या आपकी इससे कट रही होगी। तो अब जब ये 39 इससे कट रही तो 13 से भी कट रही 39, तो 13 से ये भी कटेगी, तो 13 त्या 39 और 13 एकन 13, 13 एकन 13 4 45, 13 त्या 39, 39 6, 13 पचे 65, 2 0, 3 से काट लीजिए, 3 चौको 12, 3 15, 1 यूनिट की वैल्यू आई 4500, 1 यूनिट की वैल्यू 4500 आई। अब सी का मान चाहिए, सी का कहाँ है, सी की वैल्यू है 15 यूनिट की वैल्यू में। ठीक, अब 15 का गुणा कर दीजिए, 0 0 15 अपना 75, 15 चौको 60 और 7 67, 67,500 रुपया। बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं, लेकिन बस हाँ बढ़िया सवाल है। अगला, रमेश की मासिक आय 16,500 रुपया थी, उसका मासिक व्यय 10,500 रुपया है। आप समझिए, आप 16,500 है और व्यय कितना है 10,500 है, तो उसकी बचत कितनी 0 0 0 6,000 बचत है। ठीक, आय में 25% की वृद्धि हुई। आय, अब ये जो 16,500 थी 25% बढ़ा लीजिए, 125 बटे 100, 25 पंचे और 25 चौको। ठीक, 4 से काटिए, 4 चौको 16, 4 एकन 4, 1 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब जब गुणा करेंगे तो 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकन 5 1 6, 5 चौको 20, 20,625 आय हो गई। ठीक, उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई, उसके व्यय में 19% की वृद्धि हुई। अच्छा, पहले व्यय कितना था 10,500 रुपया, 10,500 जो था 10,500 को 19% बढ़ाएंगे तो 119 बटे 100, 1 2 0 कट। अब 105 और 119 का आप गुणा कर लीजिए, 105 और 119 का गुणा कर लीजिए, 105 और 119 का गुणा कर लीजिए। तो जब गुणा करेंगे तो 5 नेम 45, 5 नेम 45, 5 एकन 5 4 9, 5 एकन 5, फिर 0 0 और 0, फिर 1 का गुणा करें तो 9 1 और 1 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5 9 9 5 14, 2 और 1, 12,495 रुपया खर्चा है। ठीक, पहले बचत कितनी थी 6,000 थी, पहले बचत 6,000 थी। अब 20,625 इनकम है, 12,495 व्यय, 12,495 व्यय, तो बचत कितनी बचेगी 5 से 5 घटे 0, 12 से 9 घटे 3, 5 से 4 घटे 1, 5 से 4 घटे 1 और 10 से 2 घटे 8। अब 8130 रुपया की बचत है। पहले बचत कितनी थी 6,000, अब 8130 बचत, उसकी बचत में हुई प्रतिशत वृद्धि बताओ। पहले बचत 6,000 थी, अब 8130, तो 2130 रुपया की वृद्धि है। कहाँ से है 6,000 से है, गुणा में 100, 1 2 0 कट, 1 जो इधर अब काट लीजिए तो 3 3 1 4 2 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 1 71 का मतलब 35.5, 71 का मतलब 71 बटे 2 का मतलब 35.5। अगला सवाल है, एक महिला के व्यय से बचत का अनुपात 5:1 है। अब आपको एक चीज़ आनी चाहिए, जो आय होती, आय बराबर होता व्यय प्लस बचत, व्यय प्लस बचत, व्यय प्लस बचत। मतलब किसी व्यक्ति की 50,000 रुपया इनकम है, 50,000 रुपया इनकम है, 30,000 उसने खर्चा कर दिया, 30,000 खर्चा कर दिया, बचेगा कितना 20,000। अब ये बचत और खर्चा यही मिलके तो इनकम है, तो जो आय है वो बचत और व्यय मिलके है, तो आय बराबर आपको पता होना चाहिए, आय बराबर क्या होता
बचत और प्लस व्यय, बचत प्लस खर्चा या व्यय। ठीक, बचत बराबर आय बराबर बचत प्लस व्यय। एक महिला की व्यय कितना है 5 के अनुपात में, और बचत कितनी है 1। आप थोड़ी बिंदी रख लीजिए, मान लीजिए 50 व्यय है, बचत कितनी 10, 50 खर्चा 10 बचत, तो टोटल इनकम कितनी है 60। टोटल इनकम कितनी है 60। उसकी आय और व्यय में, आय में 10%, व्यय में 20%। आय में 10% की वृद्धि करेंगे तो 110/100 मतलब 66। आय कितनी हो जाएगी 66 रुपया। और व्यय को 20%, पहले 50 था व्यय, अब 20% बढ़ाएंगे तो व्यय कितना हो जाएगा 60। अब इनकम कितनी है 66, व्यय कितना है 60, तो बचत कितनी है 6। और पहले बचत कितनी थी 10, तो अब बचत कम है, कितनी कम है 4। कहाँ से कम है 10 से, गुणा में 100। आपसे यही पूछा 40% की कमी है, तो पूछ रहे कि उसकी बचत में परिवर्तन बताओ। बचत में परिवर्तन 40% कमी हो रही, 40% की कमी हो रही, 40% की कमी। अगला, किसी वस्तु के 10% लाभ और 7% लाभ, 10% लाभ और 7% लाभ। किसी वस्तु का क्रय 100 है, 10% लाभ का मतलब 110, 7% लाभ का मतलब 107। ठीक, इनका अंतर कितना 3, 3 बराबर दिया गया 6 रुपया है, 3 बराबर 6 रुपया, 1 बराबर 2 रुपया, 100 बराबर चाहिए, आप 200 निकाल दीजिए। अगला, एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 1200 में बेचा गया। ठीक, कलाई घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। तो इस सवाल को लगाने के 2-3 बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक, आपको जो सरल लगे, आपको पहले सबसे पहले तो सवाल के बेसिक से बारे में जानकारी है। जैसे किसी वस्तु का विक्रय अगर 50 है, विक्रय 50, क्रय 50 है, क्रय कितना है क्रय 50 है। अब 50 को 50% लाभ पर बेचेंगे तो 150%। क्रय अपने आप में हमेशा 100% होता, 50% बढ़ेगा तो 150, 50 को आप 50% बढ़ा दीजिए तो 150% हो गया, कितना हो गया 75, 15 75। ऐसे कोई चीज़ 80 की है, 80 को 80% लाभ पर बढ़ाएंगे तो 180/100, आपने काटा तो 118 अट्ठे 144 विक्रय। ठीक, अब आपसे सवाल में कहा जाएगा कि किसी वस्तु को 144 रुपया में बेचने से लाभ का प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ का प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ का प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य बताओ। तो आप इसको ऐसे, सबसे पहले तो आप बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बेसिक से समझ लीजिए। आप विकल्प उठा के चेक कर लीजिए, 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प हैं। जैसे पहले 400 क्रय है और ये 100% है। जब ये 400 क्रय और 400% लाभ होगा तो 500% हो जाएगा, 500/100 मतलब कितना हो गया 4×5 2000, मतलब 2000 चाहिए, मतलब चाहिए आपको 1200। अब 350 को 350%, मतलब ये 100% है, जब 350% बढ़ेगा तो 450% हो जाएगा। 450% की वैल्यू 1200 नहीं होगी। ऐसे 250 को 250% बढ़ाएंगे तो 350% हो जाएगा, 350% ये भी 1200 नहीं होगी। ठीक, तो बचा कौन सा है 300। अब समझिए कि कोई वस्तु 300 की है और 300 पर 100% लाभ चाहिए, 100% पहले से है, 300% लाभ चाहिए, तो ये 400% हो जाएगा, 400%/100। आप दो बिंदी कैंसिल, 3 चौको 1200, 1200 आपको विक्रय 1200 ही चाहिए। एक तो तरीका आपका ये हो गया। जब आपको सवाल के बारे में बिल्कुल बेसिक से जानकारी है कि जितना क्रय है उतने % लाभ। जैसे अगर वस्तु का क्रय x है, वस्तु का क्रय x है, तो अब इस पर लाभ % कितना होगा x। जैसे वस्तु 20 रुपया की है, वस्तु का क्रय 20 है, अब 20 पर 20 का 20% लाभ चाहिए, 20 का 20% लाभ मतलब 20% ये हो जाएगा 4 रुपया लाभ। 4 रुपया लाभ आप कितने के बेचेंगे 24, विक्रय 24, क्रय 20, लाभ कितना 4 और % लाभ कितना 20, % लाभ कितना 20। तो आपने देखा कि ये जैसे विक्रय है, विक्रय बराबर क्रय प्लस लाभ, क्रय प्लस लाभ, लाभ % नहीं, क्रय प्लस लाभ, विक्रय बराबर। तो ऐसे आप किसी वस्तु का क्रय x रखिए, अब इस पे x का x% निकालिए, x का x% कितना होगा x²/100। ये लाभ है, ये लाभ है, कितना लाभ है x²/100, ये लाभ है, बराबर विक्रय मूल्य कितना 1200, विक्रय मूल्य 1200। आप जब इसको सरल करेंगे तो ये बनेगा x² + 100x/100 बराबर 1200, बराबर 1200। अब जब 1200 और 100 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा x² + के 100x माइनस के 12 और 4 0, 12,000, 1,20,000। अब आपको 1,20,000 के ऐसे फैक्टर करने
कि प्लस के कितने चाहिए 100, तो आपके दिमाग में आने चाहिए 12, मतलब 400 और 300 फैक्टर कर लीजिए। 400 और 300, 400 प्लस के 300 माइनस के 100 बचेंगे, माइनस के 300, x बराबर x माइनस 300 बराबर 0, x बराबर 300, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 300। एक तरीका ये हो गया। बस एक तरीका और इसका होता कि जो भी विक्रय दिया गया 1200 विक्रय दिया गया, अब इसको 2 फैक्टर में तोड़िए, जैसे 40 गुणा 30, 60 गुणा 20, 1200 है, 6 दूनी 12, 2 जीरो, और जितने भी फैक्टर हो इन सब में एक एक जीरो बढ़ा लीजिए। अब एक एक जीरो बढ़ाने के बाद में इनका अंतर जिनका 100 हो, जैसे 400 300 का अंतर 100 है, तो इसमें छोटा वाला आंसर होता, जैसे 600 200 का अंतर 100 नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। ऐसे हानि का भी होता मैथड, हानि को ऐसे, और हानि को मतलब ऐसे सवाल भी आएगा सवाल, कल जरूर आएगा, कल नहीं परसों किसी ना किसी दिन आएगा जरूर, तो आप इसको ऐसे लगा लीजिए, आंसर कितना होगा 300। अगला सवाल है, 500 रुपया में खरीदी गई एक साड़ी पर अंकित मूल्य इस तरह डाला जाता है कि 16% लाभ हो, 16% लाभ हो। बाद में इसे अंकित मूल्य पर x% की छूट देकर बेचा जाता। साड़ी का मूल्य विक्रय मूल्य 493 है, तो x का मान बताओ। देखिए 500 रुपया की कोई चीज़ खरीदी, 500 रुपया की कोई चीज़ खरीदी, आपको 16% लाभ चाहिए, तो 16% मतलब 16% का लाभ नहीं, 500 रुपया में खरीदी गई साड़ी अंकित मूल्य इस तरह डाला जाता कि 16% का लाभ हो। 500 पर ही 16% लाभ चाहिए, तो 116 बटे 100 हो जाएगा, 116 पंचे 580, 580 क्या है 580 ये क्रय और लाभ ये विक्रय होना चाहिए। विक्रय मूल्य 493 है, विक्रय मूल्य 493 है, ठीक। अंकित मूल्य रख लीजिए 580, अगर अंकित मतलब 16% बढ़ा के 580 रुपया अंकित मूल्य होना चाहिए, ठीक। अब इसको विक्रय मूल्य कितना 493 है, तो x का मान चाहिए, x का मान चाहिए मतलब 493, 580 प्रिंट है और 493 बेची जा रही, 580 प्रिंट है और बेची कितने की जा रही है 493 की बेची जा रही, 493 की बेची जा रही, तो कितनी छूट जाएगी 493 आप घटा दीजिए, 10 से 3 घटे 7, 17 से 9 घटे 8, 87 रुपया की छूट है। 87 रुपया की छूट कहाँ से है 580 से, गुणा में 100, 29 त्या 87, 29 दूना 58, 20 पंचे 100, 5 त्याएँ 15%। फिलहाल हमें गड़बड़ लग रहा है इस सवाल में, कुछ गड़बड़ है, सवाल की भाषा के हिसाब से सेट तो कर दिया लेकिन गड़बड़ है कुछ। अगला चलिए देख कर बाद में अगर आप किसी ने पूछा हम बता देंगे। अगला है, निकासी बिक्री पर एक दुकानदार 45% छूट देता है। एक ग्राहक ने बिक्री के दौरान 303 का भुगतान किया। जब वो 303 का भुगतान कर रहा तो अंकित मूल्य पर 45% छूट दे के भुगतान कर रहा, तो अंकित मूल्य का 55% ही दिया। काट दीजिए, 11 पच्चे 55, 11 त्या 33, 5 छक्का 30, 100 छक्का 600, अंकित मूल्य कितना हो गया 600। तो वस्तु का शर्ट का बाजार मूल्य बताओ, बाजार मूल्य मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब 600। अगला है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, वह कितने वर्ष में खुद की 4 गुना हो जाएगी। ये चक्रवृद्धि ब्याज का एक नियम होता कि चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित टाइम में एक निश्चित गुना बढ़ता है। जैसे 10 से 11 10 से 11 हम लोग करते हैं, 10 से 11 10 से 11 करने का मतलब क्या हुआ कि ये एक साल में कितना हो रहा 11, मतलब 10 लगाए 11 हो गए, अगली साल फिर 11 बटे 10, फिर 11 बटे 10, ऐसे करते रहते। तो आपको पता है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती। जैसे कोई धनराशि आपने लगाई यहाँ पे कुछ धनराशि लगाई और ये 15 वर्ष में 2 गुना हो गई। अगर 1 रुपया लगाए तो 15 वर्ष में 2 गुना हो गया। तो पूछ रहे कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना का मतलब यहाँ से चाहिए 4 गुना और यहाँ से कितनी चाहिए 2 गुना चाहिए। तो हर 15 वर्ष में 2 गुना हो रही, हर 15 वर्ष में 2 गुना हो रही, तो यहाँ से 2 गुना और यहाँ से डायरेक्ट कितनी 4 गुना। तो टोटल 4 गुना करने में कितना समय 15 15 30 साल, 15 15 30 साल। अगला, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई निश्चित राशि 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। अब 4 वर्ष में 3 गुना हो रही तो हर 4 वर्ष में 3 गुना होगी। समान ब्याज की दर से यह राशि 9 गुना होने में, अब 3 से 3 गुना होने में 9 गुना हो जाएगी, 4 4 8 साल होगा आंसर। दोबारा समझ लीजिए, बिल्कुल बेसिक से समझ लीजिए, निश्चिंत रहिए।
में एक एक चैप्टर विद कॉन्सेप्ट, एक एक सवाल 3-3 घंटे पढ़ाएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि 4 वर्ष में 3 गुना हो रही। आपने 1 रुपया लगाए और वो 4 वर्ष में 3 गुना हो गए। अभी हर 4 वर्ष में 3 गुना होगी तो यहाँ से 3 गुना करेंगे, 3 का 3 गुना 9। अब कितने गुना चाहिए, कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। तो आप यहाँ से देख लीजिए 9 गुनी हो गई, कितनी वर्ष, 4-4 8 साल है, 4-4 8 साल है। चलिए आज का हो गया। और एक चीज़ भैया, बहुत मेहनत से पढ़े, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। नहीं तो फिर मतलब वैकेंसी आपके लिए नहीं आई है, वैकेंसी मेहनत करने वालों के लिए आई है। जो लोग के रात दिन एक किए उनका पेपर अच्छा होगा कि तुम लोग। इसलिए पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करिए, जितनी हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए भर्ती पर। अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो, नहीं चाहिए तो फिर घर पर बैठिए। जय हिंद।